का कार्य करती है। और एक और देखते हैं, SCR ग्लाइकोजन संग्रह। SCR ग्लाइकोजन संग्रह का कार्य करती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये कुछ फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। चलिए समझते हैं इसको। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कंकाल के रूप में मैट्रिक्स को सहारा प्रदान करना। तो कंकाल होता है क्या है? कंकाल का मतलब होता है, जैसे अगर अपनी बॉडी की बात करें तो अस्थि पंजर, हड्डियों का ढांचा। जैसे हमारा ये शरीर जो है हमारे कंकाल पर ही टिका हुआ है, नहीं तो हमारा शरीर क्या है, बहुत ही लचीला होगा, मांस ही तो है केवल। तो वो जो हमारी बोन्स हैं, हमारे शरीर की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो सपोर्ट दी हैं, सहारा दी हैं किसको? हमारे शरीर को खड़े रहने में, चलने में, सीधा रखने में, झुकने में, हर जगह उनका सपोर्ट मिलता है, चलने फिरने में, हर कार्य में। तो ऐसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सहारा देने का काम करते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैट्रिक्स मीन्स हिंदी में आधात्री बोला जाता है। आधात्री मतलब कि उसमें जो चीजें होती हैं उनको सहारा प्रदान करना। अब जैसे आपके शरीर में जो भी आर्गन हैं उनको सहारा प्रदान किया है आपके बोन्स के बने हुए स्केलेटन ने, मतलब कंकाल ने। सेकेंड पॉइंट है, ईआर के कारण एंजाइमी अभिक्रियाओं की सतह में वृद्धि होती है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा क्या होता है कि जो एंजाइमी अभिक्रियाएं होने वाली हैं इसकी सतह में वृद्धि हो जाए। तो जब सतह में वृद्धि होगी, सतह का मतलब जैसे कोई चीज अगर बहुत पतली हो और कोई चीज चौड़ी हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे इस पतले वाले पार्ट पे मान लो कोई चीज इतनी ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी नजर आएंगी, इसका 2 गुना कम से कम। तो जब सतह उसका बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी अभिक्रियाएं होने वाली हैं वो बहुत तेजी से होंगी, क्योंकि पूरी तरह से उसको स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि ईआर के कारण एंजाइमी अभिक्रियाओं के सतह क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। और फिर आर से ही एसईआर की उत्पत्ति, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओरिजिन होती है। मतलब इसी से इसका निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। आगे इसकी कला पर पाए जाने वाले एंजाइम संश्लेषी व उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। कहने का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, मतलब इसकी कलय पर, ये जो भी हैं पाए जाने वाले एंजाइम संश्लेषी व उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। मतलब जो भी चीजें पाई जाएंगी इसकी सतह पर वो उपापचय क्रियाओं में भाग लेंगी। उपापचय क्रियाओं का मतलब है कि जो भी वर्ज्य पदार्थों का अवशोषण, उत्सर्जन, या जो भी पदार्थ लाभदायक हैं उनको न्यूक्लियस तक पहुंचाना, या ऐसे मतलब जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उन सब में ये पार्टिसिपेट करेगा। अगला पॉइंट है, एसईआर क्या करता है? कोशिका में उपस्थित विषाक्त एवं हानिकारक पदार्थों का निराविषीकरण करता है। अब देखिए ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं कि निराविषीकरण, मतलब अगर गलती से अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस आ गया, कोई जहरीला पदार्थ आ गया, कोई विषाक्त पदार्थ आ गया, कोई विष आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ये कि उसका डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। मतलब उसमें जो पॉइजनस मटेरियल है उसको ये न्यूट्रल कर देंगे, और जब न्यूट्रल कर देंगे तो वो सेल पर हानिकारक प्रभाव
नहीं डाल पाएगा, मतलब कोशिका हमारी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो क्या होता कि वो कोशिका पे हानिकारक प्रभाव डालता और कोशिका मृत हो जाती। तो उससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से गाल्जी का लाइसोसोम आदि का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंजाइम का भी फॉर्मेशन करेंगे और उन्हीं एंजाइम के थ्रू गाल्जी का लाइसोसोम या और भी बहुत से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कोशिकांग हैं, जिनका निर्माण इन्हीं के द्वारा बनाए गए एंजाइम से होता है। ओके, आगे है आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो राइबोसोम की नलिका पर जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। आपको इससे पहले ही क्लास में भी बताया गया था कि जो आपकी सिस्टर्नी थी, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उस पे क्या पाया जाता था, उस पे आपका प्रोटीन, दो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते थे। कौन कौन से? राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड। तो उसी राइबोफ्लोरिन ग्लाइकोप्रोटीन की बात की जा रही है। ये जो राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन है ना, ये राइबोसोम की नलिका से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लूकोज संग्रह का भी काम करता है या ग्लाइकोजन संग्रह। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें ग्लाइकोजन को स्टोर करने की क्षमता होती है, मतलब ये ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। अच्छा, आपको एक चीज बताया गया था स्टार्टिंग में कि के.आर. पोर्टर ने इसे लीवर में देखा था, लीवर सेल में देखा था, यकृत कोशिकाओं में देखा था। तो यकृत कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन का संचय। तो वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसलिए वहां पे ग्लाइकोजन का संचय होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी खत्म हुआ। अब कहिए तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रिपीट क्या करना है, चलो फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये सेल का जो सेंट्रल पार्ट है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे न्यूक्लियस को काट दिया गया है और न्यूक्लियस को काटने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड, तीन चीजें न्यूक्लियस की हमको दिख रही हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनर आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कंबाइंड रूप से न्यूक्लियर एनवेलोप बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इसी न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, मतलब सिस्टर्नी कहलाएगा। और इनके बीच बीच में, इनके सरफेस पे आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। जब राइबोसोम देखने को मिलेंगे तो हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। एंड इफ द राइबोसोम्स आर एब्सेंट देन इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। ब्रांचेस भी होती हैं, आपको ट्यूब्यूल्स में बताया गया था। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। तो फंक्शन में इसके फर्स्ट है कि कंकाल के रूप में मैट्रिक्स को सहारा देना। सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण एंजाइमी अभिक्रियाओं के सतह क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा अभिक्रियाएं संभव होती हैं। थर्ड पॉइंट है आर से ही एसईआर की उत्पत्ति, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति होती है। फोर्थ पॉइंट है इसकी कला पर पाए जाने वाले एंजाइम संश्लेषी एवं उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में उपस्थित विषाक्त एवं हानिकारक पदार्थों का निराविषीकरण करते हैं, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, उनका जो जहरीला प्रभाव होता है उसको खत्म कर देते हैं। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से गाल्जी का लाइसोसोम अन्य कोशिकांगों का निर्माण होता है। फिर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके द्वारा राइबोसोम के साथ मिलकर वो प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है। और फिर है एसईआर आपका ग्लाइकोजन संग्रह का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस तरह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिकांग था वो पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एक नए सेल ऑर्गेनल्स के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए, होमवर्क करते रहिए और अगर कोई डाउट हो तो उसको भी क्लियर करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।